हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर्स के सभी स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। फर्स्ट पेपर अपना पहले स्टार्ट कर दिया था हमने मैकेनिक्स, जिसकी यूनिट फर्स्ट अपनी चल रही थी जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश पर। इसके बारे में हम डिस्कस पहले कर चुके थे और हम पढ़ रहे थे लास्ट टॉपिक गैलीलियन रूपांतरण। इसमें हमने स्थिति के रूपांतरण पढ़ लिए थे पिछली क्लास में। पिछले वीडियो में हमने ये बता दिया था गैलीलियन रूपांतरण मतलब यदि एक निर्देश तंत्र में किसी कण की स्थिति के निर्देशांक या वेग या गति के निर्देशांक ज्ञात हो तो दूसरे में भी ज्ञात किए जा सके, उसको कहते हैं क्या? उसको गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे। हमने पहली स्थिति में जो लिखा था, जब प्रारंभ में दोनों निर्देश तंत्र समपाती हैं, प्रारंभ में दोनों निर्देश तंत्र, दो निर्देश तंत्र लिखते हैं ना एस और एस, दोनों निर्देश तंत्र क्या हो? समपाती हैं। उस स्थिति में हमने स्थिति के रूपांतरण लिए थे r डैश बराबर r माइनस बी टी, जब b वेग से h डैश तंत्र b s तंत्र के सापेक्ष गतिमान है, इसमें h डैश बराबर हमने लिया था s माइनस बी टी और y डैश बराबर y माइनस बी टी, जबकि z डैश बराबर z था क्योंकि z अक्ष समपाती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। आज अपन विस्थापन का रूपांतरण पढ़ेंगे। विस्थापन का रूपांतरण पढ़ेंगे। तो दो निर्देश तंत्र हम लेंगे। एक तो एस तंत्र है जो स्थिर है, एक्स वाई जेड इसकी निर्देश अक्षें हैं, ये तो निर्देश तंत्र हो गया एस। दूसरा एस है जो क्या कर रहा है? बी वेग से गति कर रहा है, बी वेग से क्या कर रहा है? एक्स डैश वाई डैश और ये जेड डैश। अब तीन अक्ष संपात में जेड माइनस वी टी की स्थिति में अपन जेड डैश बराबर तीन अक्ष चक्री हो, ये निर्देश तंत्र ओ डैश एस डैश तंत्र का मूल बिंदु और ये एस तंत्र का मूल बिंदु हो, और उसमें दो कणों की स्थितियां देखेंगे। विस्थापन कब होता है? दो कणों के बीच में। तो कण की प्रारंभिक स्थिति पी बिंदु पर और बाद की स्थिति मान लेते हैं क्यू बिंदु पर। तो पी बिंदु का ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश आर बनता है, R1 बिंदु से, और क्यू के सापेक्ष क्यू का स्थिति सदिश इसको लिख दिया R2, और इसी तरह से ओ डैश के सापेक्ष देखें, ओ डैश के सापेक्ष ओ डैश के सापेक्ष देखेंगे तो ये R1 डैश और ये R2 डैश। पी बिंदु का स्थिति सदिश R1 डैश, क्यू बिंदु का स्थिति सदिश R2 डैश, और विस्थापन इसको कहते हैं पी के सापेक्ष क्यू की स्थिति, यानी प्रारंभिक स्थिति ये बाद की स्थिति, दोनों स्थितियों का डिफरेंस ये कहलाता है विस्थापन। पहले एस तंत्र के सापेक्ष विस्थापन देखें। एस तंत्र में ओके सापेक्ष पी व क्यू स्थितियों के मध्य विस्थापन, विस्थापन का एक है इसे। तो विस्थापन कैसे लिखते हैं? अंतिम स्थिति का स्थिति सदिश R2 में से क्या मिटाएंगे? R1 R2 माइनस R1। इसी तरह एस डैश तंत्र में
एच डैश अंत में मूल बिंदु ओ डैश है ना, एच डैश का एच डैश अंत का मूल बिंदु क्या है, ओ डैश के सापेक्ष P पर Q स्थितियों के मध्य विस्थापन, इसको अपन राइट करा रहे B डैश। अब B डैश कैसे लिखेंगे, अंतिम स्थिति का सदिश क्या है, R2 डैश माइनस प्रारंभिक स्थिति का R1 डैश, क्या लिखेंगे, R2 डैश माइनस R1 डैश। अब इसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन पहले देख लिया, तो R डैश बराबर होता है R माइनस VT, या V क्या है, H डैश तंत्र का S तंत्र के सापेक्ष वेग, नियत वेग। तो ये मान लिखेंगे, तो D डैश बराबर R2 डैश में क्या लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग R माइनस VT है, तो R2 डैश बराबर लिखेंगे R2 माइनस VT, फिर माइनस R1 डैश में क्या लिखेंगे, R1 माइनस VT। अब ये माइनस VT में से माइनस VT कैंसिल हो गया, तो D डैश बराबर भी कितना आया, R2 माइनस R1। अब समीकरण 3 और 1 से अपन देख सकते हैं, D बराबर भी R2 माइनस R1, D डैश बराबर भी R2 माइनस R1। इसका मतलब D और D डैश बराबर है, 1 और 3 से क्या रिजल्ट निकला, D डैश बराबर D। क्या स्पष्ट हुआ इससे कि दोनों ही निर्देश तंत्रों में, एक तो S तंत्र है जो स्थिर है, एक H डैश तंत्र है जो V वेग से गतिमान है x के सापेक्ष। तो दोनों ही निर्देश तंत्रों में दो कणों की या दो स्थितियों के मध्य विस्थापन एक समान प्रेक्षित होता है, अलग अलग प्रेक्षित नहीं होगा। स्थितियां अलग अलग होंगी लेकिन विस्थापन एक समान प्रेक्षित होगा, इसको कहते हैं विस्थापन का निश्चलता नियम। लिख सकते हैं अपन लिखते हैं S तंत्र एवं H डैश तंत्र के सापेक्ष दो स्थितियों के मध्य विस्थापन एक समान प्रेक्षित होता है, एक समान प्रेक्षित होता है। विस्थापन एक समान है, S तंत्र के सापेक्ष ऑब्जर्व करो या H डैश के सापेक्ष ऑब्जर्व करो, एक समान विस्थापन प्रेक्षित होता है। इसे विस्थापन का निश्चलता नियम कहते हैं। विस्थापन का निश्चलता नियम कहते हैं। निश्चल है, कांस्टेंट है, निश्चल मानी कांस्टेंट, अचर मान स्थिर। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे वेग का रूपांतरण, स्थितियों का रूपांतरण करने पिछली वीडियो पढ़ लिया था। इस तरह से विस्थापन का भी हो गया, अब वेग का रूपांतरण पढ़ेंगे, वेगों का रूपांतरण। तो इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, इसी से अपन लिख सकते हैं। तो स्थिति का रूपांतरण करने के लिए R डैश बराबर R माइनस VT, क्योंकि स्थिति का रूपांतरण क्या होता है, R डैश बराबर R माइनस VT। केवल x डायरेक्शन में देखें, x डैश बराबर होता है x माइनस VT। अब x डायरेक्शन में वेग अपने को निकालना है, वेग क्या होता है, स्थिति का अवकलन होता है, x दिशा में कण का वेग कैसे निकालेंगे अपन, bx डैश बराबर
निकालेंगे dx डैश dx डैश अपॉन dt। वेग क्या होता है? स्थिति का रूपांतरण। एच डैश तंत्र के सापेक्ष वेग निकाल रहे हैं, x दिशा में त्वरण का वेग एच डैश तंत्र में अपन वेग निकाल रहे हैं dx डैश, x दिशा में है तो घटक आएगा खाली वेग का dx डैश अपॉन dt। अब x डैश का मान क्या है? स्थिति के रूपांतरण से x माइनस dt, यानी कि हो गया dx अपॉन dt माइनस d अपॉन dt ऑफ dt। यह भी क्या है? एच डैश तंत्र का वेग, जो कि कैसा है? नियत। नियत को अपना अवकलन से बाहर निकालेंगे, dx डैश बराबर ये तो हो गया dx अपॉन dt क्या हो गया? dx एच तंत्र में वेग हो गया, और यहाँ पे d को हमने बाहर निकाल लिया, और dt अपॉन dt क्या हो गया? 1। dx डैश बराबर होगा dx माइनस b। dx क्या है? एच तंत्र में कण का वेग। तो एच तंत्र में कण का वेग मालूम है हमें, उसमें से डैश तंत्र का वेग घटा दो, ये किसका वेग है? एच डैश तंत्र का वेग। तंत्र जिस वेग से चल रहा है उसका वेग, ये तो कण का वेग है एच तंत्र में, और ये एच डैश तंत्र का वेग। एच तंत्र में तो हमें मालूम है ही कण का वेग, उसमें से एच डैश तंत्र का वेग घटा दो तो इसका वेग क्या हो जाएगा? एच डैश तंत्र के सापेक्ष कण का वेग क्या हो जाएगा? ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी एक तंत्र में अगर हमें कण की स्थिति, वेग, त्वरण ज्ञात हो तो दूसरे तंत्र के सापेक्ष भी ज्ञात कर पाए, उन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण को एक तो हम क्या कहते हैं? गैलीलियन रूपांतरण। अब इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार dy डैश बराबर क्या हो गया? dy माइनस v, और vz डैश बराबर हो गया, अगर तीन ऑप्शन अलग अलग है, जेड अगर संपाती है तो दिशा में कोई वेग नहीं है, जेड अगर संपाती है, जेड कांस्टेंट है, यानी यहाँ पे जेड दिशा में कोई तंत्र में परिवर्तन नहीं है, लिख सकते हैं कि vz माइनस v। इस तरह से अपन तीनों दिशाओं में x, y, z दिशाओं में वेग ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन त्वरण का रूपांतरण। त्वरण क्या होता है? वेग का अवकलन। तो पहले इस एक का निकाल लें, इसका x के साथ में एच डैश तंत्र में कण का त्वरण, इसको ax डैश लिखते हैं। त्वरण कैसे लिखते हैं? d अपॉन dt ऑफ dx डैश, है ना? dx डैश हो गया, dx डैश कण का वेग है एच डैश तंत्र में, इसका अवकलन त्वरण हो गया d अपॉन dt ऑफ dx डैश का मान क्या है? dx माइनस d, जहाँ dx क्या चीज है? एच तंत्र के सापेक्ष कण का वेग, और v क्या है? निर्देश तंत्र एच डैश का वेग, जो नियत है। d अपॉन dt ऑफ dx माइनस d अपॉन dt ऑफ v। अब चूंकि v नियत है, इसलिए नियत है तो नियत का फलन क्या हो जाएगा? 0। ax डैश बराबर क्या है? kx, यानी त्वरण समान प्रेक्षित होगा। जितना त्वरण एच तंत्र में प्रेक्षित कर रहे हैं उतना ही त्वरण एच डैश में भी प्रेक्षित करेंगे। इसी तरह ky डैश बराबर क्या आएगा? ky डैश, az डैश बराबर क्या आएगा? az। तो अगर एच तंत्र में कण की गति त्वरण रहित है तो एच डैश में भी त्वरण रहित दिखाई देगी। एच तंत्र में त्वरित है, एच डैश में भी त्वरित दिखाई देगी। तो इसका मतलब त्वरण कैसे होगी? निर्देश तंत्र कैसा होगा? कैसा निर्देश तंत्र होगा?
जड़त्वीय निवेश तंत्र। पहले बताया मैंने जड़त्वीय क्या होता है, जिसमें जड़त्व नियम का पालन हो, यानी अगर बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो त्वरण रहित वस्तु दिखाई दे। तो अगर बाह्य बल 0 होगा, कण स्थिर होगा, त्वरण होगा नहीं। कण स्थिर हुआ तो वेग 0, त्वरण भी 0 है। तो इसका मतलब एस डैश में 0, एस में 0, एस डैश में भी 0। तो इस तरह का एवरेज तंत्र क्या कहलाएगा, जड़त्वीय। भाई अजड़त्वीय कब होता, अगर एस तंत्र में कोई बाह्य बल लग नहीं रहा, त्वरण है नहीं, फिर भी एस डैश में दिखाई दे, तब होता कैसा, अजड़त्वीय। लेकिन ये समान दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अजड़त्वीय निर्देश नहीं है, बल्कि कैसे है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो ये त्वरण का रूपांतरण होता है। तो बल का रूपांतरण देखें, बल का लिख सकते हैं। बल क्या होता है, ब्रह्मांडीकरण होता है। एफ डैश तंत्र में बल देखें, एफ डैश बराबर क्या होते हैं, एम ए डैश, ए डैश और ए बराबर है, ए डैश की जगह कोई भी लिख सकते हैं, और एम ए का मतलब एफ। इन दोनों तंत्रों में बल भी क्या अपेक्षित होगा, समान। जितना एस तंत्र में लगता हुआ प्रतीत हो रहा है, उतना ही एस डैश में भी लगता हुआ प्रतीत होगा। इसको कहते हैं बलों का निश्चलता नियम। इसे बलों का निश्चलता नियम। इस तरह से गति में यही चीजें होती है, स्थिति, वेग, त्वरण, बल, सबके रूपांतर हमने पढ़ लिए। स्थिति का पहले पढ़ लिया था, स्थापन आज पढ़ लिया, वेग पढ़ लिया, त्वरण हो गया, और ये बल। तो एक तंत्र में स्थिति, वेग, त्वरण ज्ञात होने पर दूसरे तंत्र के सापेक्ष हम स्थिति, वेग, त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। किसकी सहायता से, गैलीलियन रूपांतरण की सहायता से। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे छद्म, आभासी या छद्म। आभासी या छद्म क्या होता है, आभासी बात समझते ही हो आप लोग, जो वास्तव में नहीं होते लेकिन लगते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे अपन कुछ एग्जाम्पल देखें। फॉर एग्जाम्पल हम ट्रेन में या बस में बैठे हुए हैं, तो चल कौन रही है, ट्रेन। ट्रेन एक निर्देश तंत्र हो गया जो गतिमान है किसी भी वेग से। और हम बाहर अगर देखें खिड़की के, तो खिड़की में से बाहर हमें दिखाई देंगे पेड़, पहाड़, मकान, पशु, पक्षी, खंभे जो भी हैं, वो सब गति करते हुए ऑब्जर्व हो रहे हैं। जबकि वास्तव में क्या वो गति कर रहे हैं, नहीं कर रहे। वास्तव में उन पर कोई बल लग रहा है, नहीं लग रहा, हम भी जानते हैं इस चीज को। लेकिन एट ए टाइम, उस समय जब हम उस ट्रेन में या बस में सफर कर रहे हैं, तो हम अपने आप को स्थिर मान के चल रहे हैं और ये मानते कि वो चल रहे हैं, यानी वास्तव में उन पर कोई बल नहीं लग रहा। भाई उनकी गति में अगर त्वरण है, गति का नियम अपन जानते हैं, बल बराबर गतिमान गुणा त्वरण। किसी भी गति में त्वरण भी दिखाई देता है जब उस पर क्या लग रहा हो, बल लग रहा हो। तो रियल में उसमें कोई बल लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी लगता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ट्रेन हमारी त्वरित गति कर रही है। अगर नियत वेग होगा तो त्वरण दिखाई नहीं देगा, बल भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर ट्रेन का वेग बढ़ रहा है या घटते हुए चल रहा है, तो ट्रेन की गति में त्वरण है, तो पेड़, पहाड़, मकान, पशु, पक्षी जो भी हमें बाहर दिखाई दे रहे हैं, उनकी गति में भी क्या है, त्वरण है। और त्वरण है
इसका मतलब बल भी होगा। तो रियल में कोई बल उस पर नहीं लग रहा, अपन जानते हैं अच्छे से, लेकिन लगता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस तरह के बल को कहते हैं हम क्या, आभासी या छद्म बल। तो ये कब लगेंगे, अगर निर्देश तंत्र त्वरित गति कर रहा हो, अगर निर्देश तंत्र स्वयं त्वरित गति कर रहा हो तो उसमें बैठे हुए प्रेक्षक को आभासी बल प्रतीत होते हैं, जो वास्तव में नहीं होते, लगते हुए प्रतीत होते हैं। इन्हीं को कहते हैं आभासी या छद्म बल। डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं, ऐसे बल जो वास्तव में किसी कण पर नहीं लग रहे होते हैं, परंतु निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण, निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण लगते हुए प्रतीत होते हैं या आभास होता है, लगते हुए प्रतीत होते हैं, क्या कहलाएंगे, आभासी या छद्म बल कहलाते हैं। ऐसे बल जो वास्तव में किसी कण में नहीं लगे होते हैं, नहीं तुलित, लेकिन निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण लगते हुए प्रतीत होते हैं, उन्हें कहते हैं आभासी या छद्म बल। जैसे मैंने बताया, ट्रेन चल रही है तीव्र वेग से, बढ़ते हुए घटते हुए वेग से त्वरित गति कर रही है, उसके सापेक्ष बाहर पेड़ मकान पशु पक्षी भी त्वरित गति करते हुए दिखाई देंगे, इनके बल लगता हुआ प्रतीत होगा। तो ऐसा बल क्या कहलाएगा, आभासी या छद्म बल। अब यदि कण पर कोई वास्तविक बल भी लग रहा हो, यदि कण पर वास्तविक बल भी लग रहा हो तो परिणामी बल कैसे लिखेंगे, F वास्तविक यानी कि F रियल प्लस F P आभासी। वास्तविक और छद्म बल, रियल बल हो गया M A R प्लस M A P इश्यू फोर्स। ये जो बल लगेगा वो वास्तविक त्वरित गति के विपरीत लगेगा, लेकिन माइनस के साथ आएगा। तो अगर मान लो ट्रेन गति कर रही है इस दिशा में, तो ट्रेन पे बल लग रहा है इधर, तो पेड़ पहाड़ मकान पशु पक्षी जो भी दिखाई दे रहे हैं वो गति के विपरीत बल अनुभव कर रहे हैं। रियल में है ही नहीं, कह रहा हूँ पहले, वास्तव में तो लग ही नहीं रहे, लेकिन लगते हुए प्रतीत हो रहे विपरीत दिशा में। विपरीत की वजह से माइनस यूज करेंगे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं, लिफ्ट की त्वरित गति, लिफ्ट जो होती है लिफ्ट समझते हो ना, तो लिफ्ट अगर त्वरित गति कर रही हो, व्यक्ति को अपना भार एक्चुअल में क्या होता है, वजन जो हमारा होता है वो क्या होता है, गुरुत्वीय बल होता है, हम पे लगने वाला, हमारे ऊपर लगने वाला गुरुत्वीय बल ही क्या होता है, भार होता है। W बराबर है, मुझे जानते हैं, पर अच्छे से 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो भार तो रियल बल है, वो तो लग ही रहा है, उसका कोई नहीं है कि इसमें कोई डाउट ना हो, तो वास्तव में लगेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति लिफ्ट में बैठा है, खड़ा है और लिफ्ट त्वरित गति कर रही है, तो उस व्यक्ति पर एक और बल आभासी रूप से लगता हुआ प्रतीत होगा, और उस आभासी बल की वजह से व्यक्ति को अपना भार वास्तविक भार से कम या ज्यादा प्रेक्षित होगा। 3 स्थितियां लेते हैं इसमें। स्थिति नंबर 1, यदि
A0 त्वरण से ऊपर की ओर गतिमान। अगर लिफ्ट कहाँ जा रही हो, A0 त्वरण से ऊपर की ओर, चित्र से हम समझे ये लिफ्ट है। एक बॉक्स भी होता है, इसमें कोई व्यक्ति बैठा है या खड़ा है। अब इस व्यक्ति का भार हमेशा क्या लगता है, भार हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स है, गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय बल पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है, तो mg ऊपर की तरफ। अब लिफ्ट जो है A0 त्वरण से ऊपर जा रही है, लिखा है ऊपर की ओर गतिमान है। तो जो इस व्यक्ति पे आभासी बल लगेगा या आभासी त्वरण लगेगा, वो कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। इसके विपरीत लगेगा तो आभासी बल कितना हो गया इसमें, ये mg जो है वो कौन सा है, वास्तविक बल, और आभासी बल कितना हो जाएगा, m A0 के बराबर। A0 त्वरण जितने त्वरण से लिफ्ट चलेगी उतना ही त्वरण उस व्यक्ति पे लगता हुआ प्रतीत होगा। अब चूंकि इसकी ऊपर की तरफ है तो नीचे लगेगा, अब दोनों बल नीचे की तरफ हो गए तो इसका मतलब परिणामी बल कितना हो गया, जुड़ गए दोनों को। व्यक्ति पर परिणामी बल, परिणामी बल को भार कह सकते हैं अपन, कितना हो गया, mg प्लस m A0। A0 त्वरण कुछ भी हो सकता है, इसका त्वरण है, m कॉमन ले लिया, g प्लस A0। इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्ति को अपना भार अपेक्षा से ज्यादा अनुभव होगा। भार क्या होगा, अपेक्षा से ज्यादा, क्योंकि mg तो अनुभव कर ही रहा था, जमीन पे खड़ा होता तब भी अनुभव करेगा, कहीं भी खड़ा हो स्टेबल पोजीशन में या नियत वेग से गति करती लिफ्ट में तो भी mg अनुभव करेगा। लेकिन अब लिफ्ट की त्वरित गति के कारण एक आभासी बल उस पर एक्स्ट्रा लग गया, तो अब बल एक्स्ट्रा लग गया तो बढ़ गया, बल ये क्या है, भार है। तो व्यक्ति अपना भार वास्तविक भार से ज्यादा अनुभव करेगा, मतलब उसे ऐसा लगेगा कि मैं ज्यादा भारी हो गया। कई बार आप झूले में झूले हो मेले में, तो ऊपर की तरफ जब जाता है झूला तो ऐसा लगता है कि हम क्या हो गए, भारी हो गए। इस स्थिति में व्यक्ति स्वयं का भार वास्तविक भार से अधिक अनुभव करेगा। यानी उसको लगेगा कि मेरा भार बढ़ गया क्योंकि आभासी बल प्लस हो गया। दूसरी स्थिति में स्थिति नंबर 2 टोटल यदि लिफ्ट A0 त्वरण से नीचे की ओर गतिमान हो। लिफ्ट क्या कर रही हो, नीचे की तरफ। पहली स्थिति में ऊपर मान ली हो, अब मान लो लिफ्ट आ रही हो नीचे की तरफ। ये हमने लिफ्ट निकाली, इसमें ये व्यक्ति इस पे भार तो लगेगा ही, लिफ्ट चल रही हो या नहीं चल रही हो, ये तो है ही है। ये तो हो गया वास्तविक बल। भार जो है वो तो वास्तविक है, रियल में लग रहा है। अब लिफ्ट में जा रही है नीचे की तरफ A0 त्वरण, इस पे जो आभासी वाला बल लगेगा ऊपर की तरफ दिशा में लगता है ना। आभासी बल क्या लगेगा इसमें, द्रव्यमान m है, m नीचे की तरफ जो वास्तविक है उसका वास्तविक भार है
व्यक्ति पर परिणामी बल, इसका परिणामी भार mg तो है ही नीचे की तरफ, आभासी बल ऊपर की तरफ क्या जाएगा माइनस m कॉमन ले लिया, क्या हो गया g माइनस ag। तो परिणामी बल जब भार से होगा घट गया, g का मान 9.8 होता है, अब ag का मान मान लो 2 भी है, 3 है, 4 है, जो भी है इतना माइनस हो जाएगा। और माइनस अगर हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, व्यक्ति का जो भार है वो उसके वास्तविक भार से कम अनुभव करेगा, मतलब व्यक्ति अपने को हल्का अनुभव करेगा, ऐसा लगेगा कि वो हल्का होगा। जैसे झूले में तुम नीचे की तरफ आते हो, मेले में झूला झूले हो, लिफ्ट में कभी बैठ होगे तो नीचे की तरफ जब आते हो लगता है ऊपर की तरफ जा रहे हो तो हल्का हो रहे हो, पेट में कुछ सी मस्ती है। कई लोगों को तो वहां नीचे आते समय उल्टी आ जाती है, तो उल्टी क्यों आई, ऊपर की तरफ एक बल लग रहा है आवासी, खाए पिए में बल लगेगा तो खाया पिया ऊपर की तरफ आएगा, इसलिए लोगों को उल्टियाँ होती है उसमें अक्सर। तो तुम अपने आप को लगता है हल्का आ गया, तो फिर टिका हुआ किस वजह से रहते हैं अपन, भार की वजह से। अब ऊपर की तरफ बल ज़्यादा लगते इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका मान मान लो ज़्यादा हो जाए तो माइनस हो जाए, ऊपर की तरफ बल लग जाए, उड़ने लग जाओ हवा में, तो हल्का अनुभव करेगा इस कंडीशन में। इस स्थिति में व्यक्ति स्वयं का भार वास्तविक भार से कम अनुभव करेगा, वास्तविक भार से क्या करेगा, कम अनुभव करेगा। उसको लगेगा कि मैं हल्का हो गया, जो उसका रियल में भार था उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम अनुभव करेगा। और थर्ड स्थिति देखें इसकी, अगर मान लो कि लिफ्ट स्वतंत्र इसकी केबल टूट जाए और फ्री होकर गिरे, केबल टूट गई, केबल से बंधी होती है, फ्री होकर गिरे तो उसका त्वरण कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशन के बराबर, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर। तीसरी स्थिति ले, यदि लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे गिर रही हो, इसकी मशीन खराब हो जाए या केबल टूट जाए, फिर फ्रीली वो जब नीचे गिरेगी तो उसका त्वरण कितना होगा, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। अच्छे से अपन दिखाएं, लिफ्ट है, इसमें बैठा हुआ व्यक्ति, ये इसका भार जो कि क्या है, वास्तविक बल है जो लगी रहा है लिफ्ट में। और अब जब फ्री गिर रही है मुक्त रूप से, तो इसका जो त्वरण है बीजी पर मान के चल रहे हैं वो किस बराबर हो जाएगा, जी के बराबर, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर। तो कोई चीज फ्री गिरती है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण के बराबर ही त्वरण होता है। तो आवासी बल नीचे गिर रही है, इसके विपरीत लगेगा, आवासी बल कितना हो गया इसका, आवासी बल हो गया इसका m a0 यानी कि m g के बराबर, a0 g के बराबर हो गया ना यहाँ पे, द्रव्यमान त्वरण बल m g के बराबर। अब दोनों विपरीत डायरेक्शन में है तो व्यक्ति पर परिणामी बल कितना हो जाएगा, विपरीत डायरेक्शन में निकालते हैं माइनस करके, व्यक्ति पर परिणामी बल कह सकते हैं इसको भार। तो आभासी भार, आभासी बल कितना है mg, और रियल बल भी mg है, दोनों पर डिफरेंस हो गया, वास्तविक बल भी mg, आभासी बल भी mg, mg माइनस mg क्या हो गया, 0। यानी व्यक्ति अपने को भारहीन महसूस करेगा इस कंडीशन में। इस स्थिति में व्यक्ति स्वयं को भारहीन अनुभव करेगा, यानी उसको लगेगा कि उसके अंदर वेट है ही नहीं है, वेट लेस, यानी ऐसी स्थिति अगर आ जाए, मान लो आती नहीं है कभी, तो अपन ने सपोज करके माना है कि मान लो केबल टूट गई, मुक्त रूप से गिर रही हो, तो ऐसी स्थिति अगर आ गई तो व्यक्ति नीचे प्लेटफॉर्म पे खड़ा ही रह सकता है। तो खड़ा आदमी कब रहता है जब उसमें वेट हो,
बजर को और चिपक जाएगा छत पे ऊपर की तरफ, गुब्बारे की तरह चिपक जाएगा। कोई चीज अगर नीचे गिर गई, घड़ी गिर गई, चश्मा गिर गया, वो गिरेगा ही नहीं नीचे। तो गिरने के लिए तो ग्रेविटेशन चाहिए, परिणामी बल 0 हो गया। बाहर ही अनुभव करेगा, कोई वेट नहीं उसके अंदर, वेटलेस अनुभव करेगा। ये ठीक है।